new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello guys, welcome back to Reena Tutorials. Today I am going to start chapter number 2 of bio, that is animal tissues. इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्लांट टिश्यू के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं एंड कुछ बच्चे लोग कमेंट किए थे कि उनके बुक में खाली टिश्यू चैप्टर नाम दिया है, तो शायद उसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों को कंबाइन करके दिया होगा। तो डोंट वरी, चीज़ें वही हैं। अगर आप लोग में एक ही चैप्टर में दोनों दिया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें तो आप वही पढ़ोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल टिश्यू, देखो जैसे हम लोग पहले चैप्टर में टिश्यू के बारे में, मेनली प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े थे, प्लांट में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ना वो सब के बारे में। इसमें हम लोग मेनली एनिमल टिश्यूज़, एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर जो जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, हम लोग इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू, उस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स मीन्स, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो हम लोग अब अपने अंदर में जो टिश्यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो उससे पहले टिश्यू हमको पता है, हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, दैट टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड फंक्शन भी उनका सिमिलर होता है। उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू एंड इसका स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। वो भी हम लोग क्लियर किए थे लास्ट क्लास में। ओके, सो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि जो एनिमल टिश्यू मीन्स जो टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, वो किस टाइप का टिश्यू होता है। तो मेनली हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज़ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज़ नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप का टिश्यू है, इसका नाम हम लोग को याद रखना है। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, लास्ट में कनेक्टिव में लेके जाऊंगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये वर्ड एकदम नया है सबके लिए। जैसे कि हम लोग प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, ये सब के बारे में पढ़े थे, वो सब भी नया था, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या है वो ईजी लगने लग जाता है। सिमिलरली ये सब भी ईजी ही है। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू, देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले एपिथेलियल का तो एक्चुअली मतलब होता है बाहर का लेयर, ठीक है, आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, पर यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का बात किया है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली वो टिश्यू होता है जो कि ऑब्वियसली सेल से बना होगा, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है विच इज़ मेनली मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर टाइप्स या लेयर्स ऑफ सेल। यहाँ पर एक सेल नहीं, एक से ज़्यादा ऐसे लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थिन सेल होंगे, मतलब सब पतले 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 लेयर प्रेजेंट होगा जो कि कंटिन्यूस शीट जैसा बन के रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक कंटिन्यूस लेयर वो लोग बन जाते हैं। थिन होते हैं, इनका नेचर होता है प्रोटेक्टिव, उनका काम होता है कि चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब क्या क्या प्रोटेक्ट करना वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। देन ये कवर करके रखते हैं द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। हम लोग का बॉडी का जो ये एक्सटर्नल सरफेस है, ये लोग क्या करेंगे, इसको कवर करके रखेंगे। जो हम लोग का जो बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उसको एपिथेलियल टिश्यू एकदम अच्छे से कवर करके रखता है। साथ साथ में हम लोग के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनको भी वो ऊपर से लाइक कवर देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली वो टिश्यू होता है विच इज़ मेड अप ऑफ कंटिन्यूस लेयर्स ऑफ 1 और मोर सेल्स एंड वो एकदम थिन होता है, प्रोटेक्टिव होता है। इट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पर मैं लिखी हूँ लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आप लोग डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट, सो अब थोड़ा इसका लोकेशन देख लेते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हम लोग के बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है, साथ साथ में ये इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर में भी प्रेजेंट होता है, उनको एक कवरिंग देता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा लोकेशन पढ़ लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन आता है, देखो बुक में ना डायरेक्टली ऐसे लोकेशन और इसका ऐसे फंक्शन ऐसे करके तो नहीं है, मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे कर दी हूँ, वो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली इजी होगा। तो इसका लोकेशन, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है, ये मीन्स हम लोग के स्किन के सबसे बाहर के लेयर में ये मिलेगा। देन जो ब्लड वेजल होते हैं उनके इनर लाइनिंग में। अब आप लोग अगर ब्लड वेजल नहीं जानते हो तो क्लास 6 में सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया गया था, जिसको थोड़ा देखना है वो आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और समझ लेना वहाँ से ब्लड वेजल क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके इनर लाइनिंग, मतलब अगर ये ब्लड वेजल है ना तो उसके अंदर तरफ में वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टोमैक ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, विंड पाइप ले लो, ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पर हम लोग को एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। देन हम लोग बात करेंगे इसका शेप,
इसका शेप। अब देखो मेनली ये किस टाइप का होता है, इसका शेप क्या होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो शेप सबसे पहला यहाँ पर लिखी हूँ कि दे मे बी फ्लैट। अब ये फ्लैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अपने बुक में देखो, साइड में मैं पिक्चर दे दी हूँ इसका, आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसका शेप फ्लैट देखने को मिल रहा है ना, एकदम चिपटा सा। फ्लैट का मतलब होता है चिपटा सा, ठीक है। तो मेनली जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं ना, वो लोग आपको फ्लैट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्लैट मतलब चिपटे से देखने को मिलेंगे। कोई कोई होते हैं, अब सब फ्लैट नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं जिनका क्यूबॉइडल शेप होता है। क्यूबॉइडल मतलब होता है क्यूबॉइड जैसा, ठीक है। क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूबॉइड जैसा। तो कोई कोई हम लोगों को वैसे भी देखने को मिलेंगे क्यूबॉइडल। और कुछ कुछ होते हैं जिनका कॉलमनर शेप होता है, जो बहुत ऐसे लंबे लंबे कॉलम पिलर जैसे दिखते हैं। इनका शेप है, मैं डायग्राम में बनाई हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार बुक से दिखाना चाहूँगी। देखो जैसे कि यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम में एक बार मत जाइए, स्क्वैमस एपिथेलियम लिखा है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। आप लोग ये वाला शेप देखो, ये शेप कैसा दिख रहा है, एकदम चिपटा सा फ्लैट है। तो इस टाइप का भी शेप हो सकता है किसका, एपिथेलियम का। देन आप लोग इसको देखो, मैं आप लोगों को जो कॉलमनर के बारे में बताई थी ना, जो पिलर जैसा होता है लंबा लंबा, तो एपिथेलियम का शेप ऐसा भी होता है। कुछ कुछ टिश्यू ऐसे लंबे लंबे से कॉलम टाइप दिख सकते हैं, कुछ कुछ टिश्यू कैसे दिख सकते हैं, एकदम फ्लैट। और जो एक और हम लोग पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे हम लोग, क्यूबॉइडल शेप ना। तो क्यूबॉइडल शेप मतलब थोड़ा क्यूब जैसे दिखेंगे, पर ये लोग थोड़ा क्यूब और स्क्वायर दोनों टाइप से थोड़े दिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से है। तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ याद रखना है, एकदम सिंपल सा है। क्या क्या शेप मैं बताई, पहला शेप हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े कि इनका फ्लैट शेप हो सकता है, कहीं कहीं पर हम लोग को ये लोग क्यूबॉइडल शेप के भी मिलेंगे, और कहीं कहीं पर कॉलमनर मतलब एकदम टॉल पिलर जैसे भी दिखने को मिलेंगे। अब ये जितने भी सेल्स होते हैं ना एपिथेलियम टिश्यू के, दे आर मेनली क्लोजली पैक्ड। अब ये हम लोग को याद रखना है, क्लोजली पैक्ड का मतलब, फिर से आप लोग ये डायग्राम देखो, जितने भी सेल है, सोच लो आप लोगों को ये वाला सेल्स दिख रहे हैं, सब एकदम पास पास प्रेजेंट है ना, कि एक सेल दूसरे के से थोड़ा गैप में है, नहीं, ये लोग एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस ऐसे देखने को मिलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिथेलियम में जितने भी हम लोगों को सेल्स देखने मिलते हैं टिश्यू में, दे आर क्लोजली पैक्ड एंड इन लोग कंटिन्यूस ऐसे पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस शीट ये लोग एक तो बना लेते हैं, एंड इनके बीच में कोई भी स्पेस देखने को मिलता नहीं है। सो जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियम टिश्यू के, दे आर क्लोजली पैक्ड, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, एंड दे फॉर्म कंटिन्यूस शीट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये लोगों का शेप को ध्यान पे रखते हुए ये जो टिश्यूज़ है ना, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स इनका 3 टाइप होता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप और एज पर देयर शेप। तो पहला हम लोग पढ़े थे शेप, जो कि हम लोग पढ़े थे ना कि इनका फ्लैट शेप होता है, फ्लैट मीन्स एकदम चिपटा सा होगा, ओके। सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे शेप के बारे में, कॉलमनर, जो थोड़ा पिलर लाइक होता है, एंड थर्ड क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल में तो क्यूबॉइड जैसा आएगा, बट यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा स्क्वायर टाइप अपीयरेंस देते हैं, ओके। सो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर स्क्वैमस एपिथेलियम का बात करेंगे, तो देखो स्क्वैमस एपिथेलियम का शेप कैसा होता है, फ्लैट। यहाँ जितने भी सेल्स दिख रहे हैं ये सब फ्लैट शेप में, सब फ्लैट है। तो पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। आप लोग भी अपना बुक में डायग्राम देखो और सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम होता है, मीन्स इसमें जितने भी सेल्स होंगे, बिकॉज ये तो एक टिश्यू है, सेल से ही बना होगा, तो इसकी जो सेल्स होते हैं एकदम फ्लैटेंड, एकदम फ्लैट होंगे। पॉलीगनल सेल्स होंगे। पॉलीगनल सेल का मतलब होता है या तो इनका 4 साइड भी हो सकता है, या तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। पॉलीगन हम लोग उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इनका लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर इनका एक शेप नहीं होगा, मतलब एक साइड नहीं होगा, शेप तो नहीं बोलना चाहिए, साइड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोग 6 साइड वाले दिख रहे हैं, हेक्सागोन जैसे ये लोग दिख रहे हैं, जिसका जिस स्ट्रक्चर का या जिस पॉलीगन का 6 साइड होता है ना, उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि ये लोग पॉलीगनल सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, एंड दे आर क्लोजली फिटेड टुगेदर। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जितने भी सेल्स होंगे सब पूरा क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सेल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक टाइल्स इन अ मोजाइक फ्लोर। टाइल्स जैसे फिक्स हम लोग करते हैं ना फ्लोर में, वैसा ही एकदम पास पास ये लोग प्रेजेंट होते हैं। इसमें इतना ही है, देखो इतना ही जानना है, इतना सफिशियंट है। देन लोकेशन, अब ये लोग कहाँ पाए जाएंगे, अगेन अब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये हमारे लंग्स में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। सोचो, ईसोफेगस में पाया जाता है। ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, फूड पाइप में पाया जाता है ये।
फिर जो ब्लड वेजल होते हैं उनके इनर वॉल्स में, ब्लड वेजल अगेन वही सब चीज़ें, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनके इनर वॉल्स में हम लोगों को ये वाला टिश्यू देखने को मिलता है। देखने को क्या मीन्स वहाँ पर पाया जाता है। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को लोकेशन याद रखना है। अब आया फंक्शन। अब फंक्शन तो पढ़ेंगे ही हम लोग। और यहाँ पर ये जो ड्राइंग दिख रहा है ना, ये स्क्वैमस का ही है, ये एकदम फ्लैट शेल जो हम लोग को दिख रहे हैं। ओके, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है इनके। अब इनका काम क्या है, मैं आप लोगों को बोल दी थी कि ये लोग प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। सो ये लोग मेनली जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये हम लोग के, जैसे कि सोच लो ये लोग जहाँ भी प्रेजेंट है, अगर सोच लो ये लोग हमारे स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है, स्किन का ऊपर वाले लेयर में, तो इनका काम होगा वहाँ पर अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं ना स्किन के अंदर के, उनको इंजुरी से, जर्म से एंड ड्राइंग अप होने से बचाना। इंजुरीज से बचाएंगे, जर्म से बचाएंगे, ड्राइंग अप मतलब जैसे हमारा स्किन जो ड्राई हो जाता है तो उसको ड्राई होने से बचाना। तो कौन करता है ये काम, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बहुत सिंपल सा है, देखो स्क्वैमस एपिथेलियम, और डायग्राम देख के अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक उतना मेहनत नहीं लगेगा याद करने में, वो दिमाग में आराम से फिट हो जाएगा अपने आप से। तो इसका थोड़ा सा आप लोग लोकेशन देखोगे, एग्जाम में आता है, फंक्शन आता है, थोड़ा डायग्राम भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट वाला जो क्या है, यस अभी नेक्स्ट वाला जो हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियम, स्क्वैमस हो गया। अब पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक, एकदम खंबा जैसा खड़ा, ठीक है। अब बुक में देखो, कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखते हैं, यस ये दिख रहा है, ये देखो एकदम पिलर जैसा दिख रहा है, टॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं एक्चुअली वो लोग एकदम टॉल सेल्स होते हैं, एकदम टॉल होते हैं वो लोग। तो कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक, पिलर मतलब खंबा, ओके। इट इज़ मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक, एकदम लंबे पिलर जैसे सिलिंड्रिकल सेल से बने रहते। तो सिलिंड्रिकल शेप किसको बोलते हैं, ये जो पेन दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल शेप का है, इतना आप लोगों को तो पता होगा सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है। तो कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो लोग पिलर, एकदम टॉल पिलर जैसे दिखते हैं। और ब्रिक लाइक भी बोल दिया है, जैसे ईंटा को ऐसे खड़ा करते हैं ना हम लोग, तो ब्रिक लाइक भी सिलेंड्रिकल सेल बोला है। दे ऑल्सो लाई साइड बाय साइड, मतलब सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसका मतलब वही है, लाइंग साइड बाय साइड का मतलब एक के पास एक वो लोग हैं। दिस सेल्स आर मच टॉलर देन दे आर वाइड। अब यहाँ पर ये जो लाइन बोल दिया है ना, जैसे कि बोला है ये सेल लोग टॉल होते हैं, ठीक है, लंबे तो होंगे। अब अगर मैं चौड़ापन का बात करूँगी, वाइड मतलब चौड़ापन, ठीक है, ब्रेड्थ उनका, ये लोग उतने वाइड नहीं होते जितने ये लोग लंबे होते हैं। तो विड्थ होता है पर उतना नहीं होता, टॉलनेस इनमें बहुत ज़्यादा होता है, हाइट इनका बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा, अब इनका न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अब देखो सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, नॉर्मली होता है ना। अब देखो इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल दिख रहा है, आप लोगों को फोटो दिखा के ही मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, यस यहाँ पर देखो, ये क्या आप लोगों को सेल दिख रहा है, आप लोग अपने बुक में भी देखो, आपके बुक अगर आपके पास अलग बुक है तो आपको किस टाइप का दिख रहा है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बीच में दिख रहा है राउंड, ये न्यूक्लियस है। और स्क्वैमस का ये जो दिख रहा है आपको बीच बीच में राउंड, ये सब ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये तो फ्लैट था तो इसमें तो इतना बोलना था नहीं, वो तो उसमें कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियस, सब तो फ्लैट है। पर ये है टॉल सेल, ऐसे टॉल सेल। तो इनका न्यूक्लियस होता है इनके बेस तरफ, मतलब पूरा ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा नीचे नीचे में ये जो दिख रहा है ये वाला जगह, मतलब बेस ही तो है ना ये वाला, तो नीचे में कहीं कोई बोलेगा मैडम ये मिडिल लग रहा है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मली कहाँ होता है, थोड़ा बेस, थोड़ा सा नीचे की तरफ इनका सेल देखने को मिलता है। तो याद रखना, कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो टूवर्ड्स द बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। पूरा भी नीचे मैं नहीं बोलूँगी, पर मेनली वो लोग बेस की तरफ देखने को मिलते हैं, बेस की तरफ ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इनका लोकेशन, अब ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, अगेन ये लोग हमारे स्टोमक, हमारा जो पेट है उसके इनर लाइनिंग में, सोच लो हमारा पेट में इनर लाइनिंग में कौन पाया जाएगा, ये अंदर की तरफ। इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं ये लोग। और ये वाली बुक में क्या दिया है, एक और पॉइंट शायद दिया है, फेरिंग्स में भी पाए जाते हैं ये लोग। तो आप लोगों को याद रखना है, मैं यहाँ पर फेरिंग्स नहीं लिखी हूँ, बट आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, आप लोगों की बुक में वो मेंशन्ड है। तो मेनली ये लोग इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन जहाँ पर मेनली एब्जॉर्प्शन वाला काम होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होता है। अगेन ये वाला मैं वीडियो बना रखी हूँ क्लास 6 का, जो बच्चे लोगों को देखना है आप लोग देख सकते हो। तो इसका लोकेशन, फंक्शन और इसका थोड़ा सा शेप उप, सेल कैसे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस किधर होता है, वो सब थोड़ा याद रखना, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें। अगेन मैं यहाँ पर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दी हूँ, वही है आप लोगों की बुक में इसी टाइप से दिया होगा, ठीक है। अभी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल का मतलब मैं आप लोगों को बोली थी ना, क्यूबॉइड जैसे स्ट्रक्चर होंगे इनमें, जो सेल्स होगा वो थोड़ा क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा स्क्वायर टाइप भी वो लोग दिखते हैं। उनका मतलब साइड व्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो लोग थोड़ा स्क्वायर अपीयरेंस वो लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना आप लोग ये चीज़ें। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स ऑब्वियसली, जो कि स्क्वायर टाइप भी दिखते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी सेल होंगे ना, उनका विड्थ एंड उनका हाइट इक्वल होता है। मतलब विड्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट तो लंबाई होता है, तो वो लगभग सेम सेम देखने को मिलता है। अब इनका न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सो इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड, बीच में रहता है, एंड राउंड पूरा शेप का होता है। इसको याद रखना, इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो बेस तरफ नहीं, वो सेंट्रली लोकेटेड एकदम बीच बीच में पाए जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, देखो इतना सिंपल सा ही चीज़ है। अब इसका लोकेशन एंड फंक्शन देख लेते हैं। तो लोकेशन जो होता है, ये लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लोकेशन में थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, ठीक है। साइड में फोटो दे दी हूँ, आप लोग देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है। तो ये लोग हम लोग के थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स मीन्स आप लोग इतना समझो अभी किडनी में पाए जाते हैं। अब स्वेट ग्लैंड, अब मेनली देखो यहाँ भी ग्लैंड वर्ड आया, यहाँ भी ग्लैंड वर्ड आया। अब ये ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक्चुअली ना ग्रुप ऑफ सेल हो सकते हैं या फिर ऑर्गेन्स होते हैं, जो कि हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये लोग ना एक केमिकल्स निकालते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कोई ना कोई चीज़ को सिक्रेट करना। मेनली ये लोग केमिकल या कोई भी चीज़ को तो पक्का ये लोग निकालेंगे, और ऐसा चीज़ निकालते हैं जो कि हमारे बॉडी के बॉडी में बहुत सारा जो फंक्शंस होता है ना उसमें हेल्प होते हैं, और बहुत ज़रूरी भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्वेट ग्लैंड है ना, मैं इसका बता देती हूँ। स्वेट ग्लैंड मेनली होता है पसीना का ग्लैंड, जो कि स्वेट निकालता है, पसीना। अभी हमारे बॉडी में कितना पसीना आता है, स्वेटिंग होती है कि नहीं होती है? अभी गर्मी का मौसम है, उसमें तो होता ही है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड मेनली, सोच लो आप एक छोटा सा थैला है, वो थैले से वो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो स्वेट ग्लैंड में कौन प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पैनक्रियाज होता है मेनली हम लोग के स्टोमैक के पीछे तरफ। बहुत सारे बुक में ना स्टोमैक के पास में या नीचे, बट मेनली वो थोड़ा सा स्टोमैक के पीछे तरफ, बिहाइंड द स्टोमैक होता है, वहाँ पर रहता है। तो उसमें भी ये वाले एपिथेलियम पाए जाते हैं। लीवर में पाया जाता है। और अगेन मैं आप लोगों को पहले भी बोल दी थी कि जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनका प्रोटेक्टिव नेचर होता है। तो ये लोग भी हम लोग को हमारे जो भी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, उनको ये लोग स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब इसका ये लोकेशन हो गया, ये फंक्शन भी यहाँ पर ही ऐड हो गया कि ये लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। इसका शेप के बारे में बात हो गया। तो ये लोग क्यूबॉइडल तो हैं, पर ये लोग साइड व्यू से ये लोग स्क्वायर टाइप अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पूरा ओवरऑल जितने भी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात किए हैं, हम लोग स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, ये तीनों के बारे में बात किए हैं। अब यहाँ पर फंक्शन बोल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो ओवरऑल हम लोग जितने भी टिश्यू का फंक्शन पढ़े हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको लिखें। फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, इसका पहला फंक्शन जो होता है, आप लोग खुद अभी देखो, अभी आप लोग कितना सारा फंक्शन पढ़े हो, प्रोटेक्टिव वाला पढ़े हो, ये स्ट्रेंथ देता है। फिर आप लोग एक जगह पढ़े थे ना कि एक ठो ऐसा भी टिश्यू होता है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन जहाँ पर होता है। तो देखो कितना सारा चीज़ को हम लोग जोड़ दिए हैं। तो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पहला है कि ये, जैसे कि आप लोग याद करो, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और अंडरलाइंग टिश्यू, अंदर में जितने भी टिश्यू होते हैं ना, उनको इंजुरी से, उनको जर्म से और ड्राई अप होने से बचाता है। तो सबसे इजी पॉइंट हो गया। सेकेंड, डाइजेस्टेड फूड से वाटर और न्यूट्रिएंट्स, हम लोग को पता है हम लोग का खाना जब पचता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसको कौन करवाता है? मेनली एपिथेलियल टिश्यू भी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब कराने के लिए। फिर ये लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम लोग बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़े थे, आप लोगों को दिखता होगा ना, थायराइड ग्लैंड, ये पैनक्रिया, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ये सब क्या है, बट अभी नहीं, थोड़ा हायर क्लासेस में, 8th क्लास में है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया, वहाँ भी ये लोग प्रेजेंट होते हैं। एंड वहाँ पर इनकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिक्रेशन होता है। मैं आप लोगों को बताई थी ना कि ग्लैंड के बारे में कि ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिक्रेट करते हैं, केमिकल्स। तो मेनली वहाँ पर टिश्यूज़ मदद करते हैं चीज़ों को सिक्रेट करने के लिए, ओके। एंड लास्ट लाइन इज दिस टिश्यूज इन स्वेट ग्लैंड एंड किडनी हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। अभी देखो हम लोग को पता है कि जो स्वेट होता है, पसीना, वो एक टाइप का वेस्ट है जो हमारे बॉडी से निकलता है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, सबको पता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि स्वेट ग्लैंड में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल टिश्यू, जस्ट अभी पढ़े हैं हम लोग, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है।
तो ये जो स्वेट ग्लैंड में ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है ना, उसी की वजह से हमारा पसीना निकलता है, बॉडी का वेस्ट बाहर आता है। सिमिलरली किडनी में भी ये प्रेजेंट होते हैं, किडनी भी हम लोगों का बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटेड, अभी सेकंड वाला है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू मेनली देखो, यहाँ तो देख के पता चल जाता होगा कि मस्कुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होंगे जो मसल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। और जो मसल्स होते हैं हमारे, मेनली जो बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उन सब में जो टिश्यूज़ पाया जाता है, मेनली हम लोग उसको बोलते हैं व्हाट, मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू मेनली हमारे बॉडी के एवरी पार्ट में जहाँ जहाँ मसल्स है वहाँ वहाँ पाया जाता है। और इनका जो मेनली काम होता है ना, वो काम होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब ये लोग हमारे बॉडी का मूवमेंट, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट में मदद करते हैं। बिकॉज हम लोग को पता है अगर हम लोग बॉडी का कोई भी पार्ट को मूव करते हैं तो वहाँ मसल्स वर्क करता है, और मसल्स में मस्कुलर टिश्यूज़ रहते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज़ भी हमारे बॉडी का मूवमेंट में, बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं हाथ को लेके से मूव कर रही हूँ, ठीक है, हैंड को मूव कर रही हूँ अपना, अगर मैं हेड को मूव करवाऊंगी, जो भी जहाँ भी मसल्स है, ठीक है, तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स है, जैसे कि आइज़ का ले लो, लेग का ले लो, हैंड का ले लो, लंग्स का ले लो, जितने भी जगह में, ठीक है, मसल्स पाए जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स, मोस्ट क्या, बॉडी के सारे मूवमेंट्स मेनली मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। तो कहीं भी अगर मूवमेंट होता है तो वहाँ पर मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व। और एक चीज़, हम लोग का जो टिश्यूज़ होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, अगर मूवमेंट में मदद करते हैं तो हमारा मसल्स ना कैसे मूव करता है, देखो दो टाइप से। एक बार तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो है, आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में भी कि मस्कुलर टिश्यूज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना है। ओके, नाउ अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। सो मेनली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये लोग किस टाइप से बने हुए हैं, इनका फंक्शन क्या है, उसको ध्यान पे रखते हुए दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है वॉलेंट्री मसल्स, ये टाइप्स ऑफ मसल्स ही अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। सेकेंड है इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। अब वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, ये 3 नाम न्यू लग रहा होगा, बड़े बहुत ईजी है, एकदम याद हो जाएगा। ओके, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है। देखो वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने मर्जी से, ठीक है। सो वॉलेंट्री का एक्चुअली यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, विच वर्क अंडर आवर कंट्रोल, अंडर आवर विल, ठीक है। तो द मसल्स विच आर अंडर आवर विल, या ऐसे मसल्स जो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। सो वॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। अगर मैं बात करूँ ऐसे अपना ये मूवमेंट का, ठीक है, मैं ऐसे देखो फिंगर्स को ऐसे कर रही हूँ, तो यहाँ जितने भी मसल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, जितने भी मसल्स, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, आप लोग खुद देखो। मैं अपने मन से कर रही हूँ, जब मन करेगा तब ऐसे करूँगी, जब मन करेगा ऐसे कर दूँगी। तो यहाँ पर मेनली बोल रहा है कि वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स। तो हम लोग का लेग का भी हो जाएगा मसल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे मसल्स होंगे, जैसे हम लोग की बुक में लिखा है कि जो भी मसल्स जो कि हमारे पैर में प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग जब दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वो हम लोग अपने मर्जी से कर पाते हैं ना, मसल्स को हम लोग अपने मन मुताबिक कंट्रोल करते हैं। तो वो सब किस में आएंगे, किसके एग्जाम्पल के अंडर आएंगे, वॉलेंट्री मसल्स के अंडर में आएंगे। अब आप लोग एक चीज़ माइंड करो, मैं यहाँ पर वॉलेंट्री मसल लिख के और भी 2 एक्स्ट्रा नाम लिखे हूँ, ये क्यों है, देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। देखो अब वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम यहाँ स्केलेटल आप लोगों को दिखता होगा, एंड थर्ड इज स्ट्रेटेड मसल्स। अब ये है क्या, स्केलेटल का मतलब आपको पता है ना, हड्डी, मेनली जो हमारे पूरे बॉडी में कितने सारे बोन्स मिला के स्केलेटन बनाते हैं ना, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। अब ये जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, एक्चुअली ये लोग हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं, हमारे हड्डी से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अटैच्ड होते हैं बोल के हम लोग इस मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं। सी इट इज़ वेरी सिंपल, these muscles are actually attached to our bones, so this is the reason these are also called skeletal muscles. Now one more thing, it is also known as striated muscles. अब इसका रीज़न क्या है, सी एक्चुअली ये जो स्ट्रेटेड मसल्स यहाँ वर्ड यूज़ किया है ना, दैट इज़ ड्यू टू अ रीज़न। क्या होता है ना, नॉर्मली देखो मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, आप लोग एक बार ये वाला फोटो देखो, ये मैं स्ट्रेटेड मसल्स का ही बनाई हूँ। सो कैन यू सी सम स्ट्रेन्स हियर, यहाँ पर आप लोगों को कुछ पैटर्न दिखता होगा, रुको मैं दिखाती हूँ।
बुक में भी आप लोगों के दिया होगा, आप लोग बुक में भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कुछ ऐसे बैंड्स टाइप बनाई हूँ, जो मैं ऐसे क्यों ना सोच लो वो डार्क बैंड है और ये वाला फिर वाइट हो गया, फिर ये डार्क बैंड हो गया, ये वाइट हो गया, डार्क बैंड वाइट, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। आप लोग अपने बुक में देखिए, ये तो मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ। अच्छा, मैं बुक में ही दिखा देती हूँ, मैं थोड़ा दूसरा फोटो दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके ओके फाइन। यहाँ पर देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है कुछ यहाँ पर बैंड, ये बैंड दिखता होगा, एक जगह डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है लाइट है, आप लोग खुद से देखो, आप लोग समझ जाओगे। तो ये सब पैटर्न एक्चुअली देखने को मिलता है वॉलेंट्री मसल्स में, इसीलिए ना इसका एक नाम दे दिए हैं स्ट्रेटेड मसल्स, बिकॉज ये स्ट्रेन्स देखने को मिलता है, ये वेरिएशंस देखने को मिलता है उसमें। डार्क एंड लाइट बैंड्स, इसको वर्ड हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्रेटेड मसल्स में, इसीलिए, या फिर वॉलेंट्री मसल्स में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड वाइट बैंड्स ऑल ओवर इट। तो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, और बोल देगा इसको एक्सप्लेन करो, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, 1 मार्क का आ सकता है अगर आएगा तो, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स। इफ क्वेश्चन विल कम वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, सो व्हाट शुड बी द रीजन? The reason is what? Because of the presence of dark and white band on it. इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेटेड मसल्स। जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, ड्राइंग के साथ पढ़ना, ड्राइंग देख के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। मैं बार बार बोलती हूँ ये बात। ओके, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे, हमारे टीचर्स हमको यही चीज़ बोलते थे, तो जो चीज़ हमारे टीचर्स बोलते थे वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो स्ट्रेटेड मसल्स, सो स्ट्रेटेड मसल्स देखो इसी टाइप से दिखता है। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर देखो न्यूक्लियस भी देखने को मिलता होगा, मैं बनाई हूँ यहाँ पर कुछ रेड बनाई हूँ, न्यूक्लियस है वो, बताऊँगी वहाँ किस हिसाब से रहता है। अब एक और चीज़, एक्चुअली इस टाइप के मसल्स में जो हम लोग को ये जो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ना, डार्क एंड लाइट पैटर्न, ये एक प्रोटीन होता है उसकी वजह से होता है, तो इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग थोड़ा याद रखना। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन फिलामेंट होता है एक्टिन एंड मायोसिन का, पढ़ोगे हायर क्लासेस में, उतना अंदर में नहीं जाओगे भी, पढ़ोगे आप लोग, बस इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। अभी ये मसल्स का लोकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे बॉडी में कहाँ मिलते हैं। तो मेनली ये जो मसल्स है ये हमारे बॉडी के वही जगह में मिलेंगे जहाँ पर बॉडी का मूवमेंट हमारे कंट्रोल के अंदर में होता है। जैसे कि सोच लो आर्म्स है ना, लेग्स, टंग का भी तो हमारे कंट्रोल में होता है, फेस का भी कुछ कुछ मसल्स होते हैं जो ऑब्वियसली हम लोग हंसेंगे तो फेस का मसल्स थोड़ा सा वो रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस हिसाब से होता है। नेक का भी ऐसे बहुत सारे मसल्स है नेक में जो कि हमारे वॉलेंट्री मसल्स के अंदर में आएंगे, हमारे कंट्रोल में वो होते हैं। तो आप लोग याद रखना, और वही चीज़ है, अगर आप लोग भूल भी जाते हो एग्जाम में तो ऐसे याद रखना है कि आप लोग जो मसल्स पढ़े हो वॉलेंट्री मसल्स, उसका मतलब क्या है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो बस बॉडी का जो जो मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है वो सब जगह का नाम लिख देना, काम खत्म। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, शायद आपकी बुक में नहीं दिया है पर मैं लिख दी हूँ कि यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है, ईच मसल्स फाइबर हैज़ मैनी न्यूक्लियस। सोच लो ये एक फाइबर है, ये एक सेल है उसका, ऐसे आप लोग सोचो ये एक फाइबर है, सोच लो इसमें देखो कितने सारे न्यूक्लियस है। यहाँ पर मैं 2 बनाई हूँ, यहाँ भी 2-3 तो बना हुआ है, तो एक एक में 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही है, ज़्यादा अंदर और घुसना नहीं है। देन नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है देखो, सो इनवॉलेंट्री मसल्स मेनली वो मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि पूरा ऑपोजिट होता है वॉलेंट्री से। इफ़ वॉलेंट्री मसल्स वेर अंडर आवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री मसल्स वुड नेवर बी अंडर आवर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे कंट्रोल में, ठीक है, इसलिए तो नाम इसका दिया है इनवॉलेंट्री। अभी इनवॉलेंट्री मसल्स का डेफिनेशन और डायग्राम दोनों सामने सामने दिख रहा है आपको। सो इसका डेफिनेशन देखो क्या, और डायग्राम भी देखते रहो आप लोग, मैं ऐसे बनाई हूँ, आप लोग अपने बुक में देखना और अच्छे से बना होगा। सो दिस मसल्स आर द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि सोच लो, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी जैसे यहाँ पर नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स। अभी आप लोग सोचो, फूड पाइप में आप लोगों को पता होगा, मैं पढ़ाई हूँ, ओके, डाइजेशन चैप्टर में पढ़ाई हूँ। फूड पाइप होता है ना, जहाँ से खाना नीचे नीचे उतरता है, ठीक है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसे फूड पाइप होता है, वहाँ खाना वहाँ से स्टोमक के पास जाता है, ठीक है, फूड पाइप। ये फूड पाइप में खाना एंटर किया, ये यहाँ से जो नीचे जाता है खाना पेट में, ठीक है, स्टोमक में, क्या ये आपके कंट्रोल में होता है? क्या ये हमारे कंट्रोल में है? आप लोग खुद सोचो, क्या ये हमारे कंट्रोल में? आप लोग बोलोगे खाना को रुक जा, मत जा पेट के पास, तो क्या ये रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा नहीं होता ना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स। वैसे यूरिनरी ब्लैडर, देखो हमारे बॉडी में ना जहाँ यूरिन स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है उसी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मैं यहाँ साइड में दे दी हूँ डायग्राम, आप लोग देखो। यूरिनरी ब्लैडर वो हिस्सा होता है बॉडी में, आप लोग पढ़ोगे थोड़ा सा और हायर क्लासेस में चले जाओगे ना तो पढ़ोगे, ठीक है शायद। हाँ, इस चैप्टर हायर क्लासेस के आप लोग तो पहुँच गए हो 7th में। एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 7 में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो आप लोग देखना, उसमें आप लोग पढ़ोगे। मैं बनाऊंगी उसका वीडियो जब टाइम आएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका काम होता है टू स्टोर यूरिन को स्टोर करना। वहाँ पर भी जो मसल्स का मूवमेंट होता है ना वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होगा, वो होता ही नहीं है हमारे कंट्रोल में। वैसे आप लोग सोच लो तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हार्ट का जो मसल्स होता है हमारे हार्ट का, HEART, क्या वो आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लंग्स के मसल्स हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो वही सब का एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दी हूँ। अब आप लोग एक बार डायग्राम में देखो, क्या आप लोगों को यहाँ पर वो डार्क एंड लाइट बैंड्स पैटर्न देखने को मिल रहा है जैसे हम लोग को स्ट्रेटेड में मिला था? नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें वो चीज़ नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स में वो डार्क एंड लाइट बैंड्स या फिर आप लोग उसको स्ट्रेशंस भी बोल सकते हो, वो देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। वेरी सिंपल, एग्जाम में आता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रेन्स या स्ट्रेशंस, या फिर आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन देम। सिंपल। अभी इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं हम लोग, इसीलिए भी स्मूथ मसल्स बोलते हैं हम लोग, ये भी एक रीज़न है इसका, ठीक है। इसमें वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है, या वो बैंड्स देखने को मिलता नहीं है बोल के इसको हम लोग स्मूथ एज वेल एज अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, देखो, ठीक है। अभी एक एक फाइबर में आप लोगों को यहाँ एक एक न्यूक्लियस ही देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर देखो इसलिए लिखा गया है कि हर एक मसल्स फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेटेड पढ़े थे ना, अब इससे पहले जस्ट देखते हैं, ये रहा, यहाँ पर देखो तो एक एक में कितना सारा देखने को मिल रहा था, एक से ज़्यादा। पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें एक में एक ही मिलेगा, अंडरस्टूड। एक में एक ही न्यूक्लियस रहता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स, देखो वॉलेंट्री हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया, अब थर्ड टाइप है कार्डियक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग इसको 9 में भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन होगा हायर क्लासेस में 10th में, तो 10th में भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना तीनों मसल्स को। अब है कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब कहीं भी अगर आप लोग सुने द वर्ड कार्डियक, इसका मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। अभी बहुत बच्चे लोगों के मन में डाउट आएगा, मैडम अभी आप बोले थोड़ा देर पहले इनवॉलेंट्री मसल्स, अब मैं आप लोगों को वहाँ पर हार्ट का एग्जांपल दी थी ना, तो हार्ट में जो ये कार्डियक मसल है ना, ये भी थोड़ा वैसे ही काम करता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए ना उसका एग्जाम्पल दी। सो कार्डियक मसल्स मेनली कहाँ पाया जाता है? हमारे हार्ट में। और ये भी एक टाइप का इनवॉलेंट्री मसल्स है, इसका जो नेचर है ना, फंक्शन इसका, ये फंक्शनली ये इनवॉलेंट्री मसल्स जैसा है ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग हार्ट को बोलोगे हार्ट बीट करना रुक जा, तो यसा नो, हार्ट का काम क्या होता है? वो कंटिन्यूसली बीट करता है। हार्ट के मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वो लोग होते ही रहते हैं। क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना, तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते क्या इनवॉलेंट्री? बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड ये जो मसल्स होते हैं ना, कार्डियक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये लोग कंटिन्यूसली हम लोग के बर्थ से, मतलब जब तक हम लोग हमारा डेथ तक, ये लोग कंटिन्यूसली टायरलेसली विदाउट स्टॉपिंग नॉन स्टॉप ये लोग काम करते हैं ये लोग नॉन स्टॉप। तो ये जो मसल्स होता है ना, वो कंटिन्यूसली टायरलेसली नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ ये काम करता है। कौन सा? कार्डियक मसल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चरली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर का बात करूँ तो ये वॉलेंट्री मसल्स जैसा दिखता है। कैसे? देखो आप लोग वो स्ट्रेन्स देखो, तो मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, इसी में है। आप लोग ये वॉलेंट्री मसल्स में आप लोग ये स्ट्रेन्स देख रहे थे ना, डार्क एंड ये लाइट बैंड्स। अब आप लोग देखो यहाँ पर, एक मिनट, अब आप लोग इसको देखो, ये मैं कार्डियक मसल्स बनाई हूँ। क्या आप लोगों को वो स्ट्रेन्स दिखना मिल रहा है ना? इसीलिए बोला है कि दिखने में स्ट्रक्चरली ये लोग वॉलेंट्री मसल्स के साथ रिजेंबल करते हैं।
क्योंकि इनमें स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ स्ट्रेटेड, यहाँ पे आप लोग डार्क एंड लाइट बैंड्स लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं फंक्शन का बात करूँ कि फंक्शनली ये लोग किससे रिजेंबल करते हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह। इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह कैसे? बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जिस बच्चों लोगों को एक बार में समझ नहीं आया होगा कि स्ट्रक्चरली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को देखूँ तो जैसे वॉलेंट्री मसल्स में ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिल रहे थे, इसमें भी देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दे रिजेंबल वॉलेंट्री मसल्स, लेकिन फंक्शन के हिसाब से दे रिजेंबल इनवॉलेंट्री मसल्स। कैसे? इनवॉलेंट्री मसल्स लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही कार्डियक मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। आप लोग चुटकी बजा के बोलोगे हार्ट स्टॉप वर्किंग, तो वो रुक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो क्या वो आप लोगों के कंट्रोल में हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब इनका थोड़ा शेप का बात कर लेते हैं कि दे आर सिलिंड्रिकल। ये लोग थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है ना, ऐसे लंबा सा शेप दिख रहा है। ब्रांच्ड होते हैं, ये देखो यहाँ से कैसे ब्रांचिंग हो गया, ब्रांचिंग से एक से दूसरा निकल गया है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। सिंपल सा चीज़ है। अब आता है पूरा मसल सेल का बात। जितने भी मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर में ना एक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़े हो, आप अभी तो आप सबको पता होगा, क्लास 6 में मैं सेल पढ़ाई थी। सेल में आप लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे। आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर ये सेल है, इसके अंदर में जितना भी लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, पानी पानी जेली लाइक सब्सटेंस, पूरा प्योर वाटर तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जेली लाइक सब्सटेंस, उसी को हम लोग बोलते थे क्या? साइटोप्लाज्म। सिमिलरली जो मसल सेल्स होते हैं, सोच लो ये मसल सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। एंड उसके बाहर का जो ये बाउंड्री होता है उसका नाम है सार्कोलेमा। तो आप इसको याद रखना, सिंपल सा चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एनिमल टिश्यू। पहला एपिथेलियल पढ़ लिए, सेकंड मसल्स पढ़ लिए, मसल्स का टाइप्स पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। अब ये वो वाला नर्वस नहीं है, ठीक है, जिससे हम लोग नर्वस हो जाते हैं ना, वो वाली नर्वस टिश्यू नहीं है, इसका नाम है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ये पाया जाता है, इसको नर्व बोलते हैं या फिर न्यूरॉन, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लो, ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11 12 में साइंस लोगे तो तब भी काम आएगा। तो ये जो नर्वस टिश्यू है बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो नर्वस टिश्यू मेनली वो टिश्यू होता है जिसमें ये नर्व पाया जाता है। ये तो मैं एक इतना बड़ा बनाई हूँ, एक्चुअली ये वो सेल होता है, एक टाइप का सेल ही है ये वो सेल होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी में। सच में ये बहुत लंबा सा सेल होता है और हमारे बॉडी में ये बहुत 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 सारा पाया जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं इसके लिए एक्स्ट्रा, कि हम लोग के बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, सोच लो मैं यहाँ पर ऐसे करके पिंच की, अब मैं पिंच की, मेरे को फट से पता चला ना कि यहाँ पर मुझे पेन हुआ, अरे कोई मेरे को, मैं खुद पिंच की, मुझे पेन हुआ। यहाँ से ना ये सब नर्व्स जो है ना वो एक के बाद एक लगे हुए रहते हैं, कंटिन्यूस वो लोग लगे हुए हैं, एक तो रास्ता बना दिया है, जाके पूरा मेरा ब्रेन के पास गए। ठीक है, मतलब ये लोग एक रास्ता बना रखे, मतलब मीन्स यहाँ से सोच लो ब्रेन तक एक रास्ता है, उस रास्ते में ये लोग बिछे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, फटफट मैसेज को कंडक्ट करवाते हैं। तो हमारे बॉडी में जो मैसेज, अब बायोलॉजी की भाषा में ना मैसेज वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, हम लोग उसको बोलते हैं इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज, इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज। ठीक है, तो ये लोगों की वजह से हमारे बॉडी में इम्पल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट होता है। हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज इधर उधर होता है ना, वो इनकी वजह से होता है। तो एक को मैं बोलूँगी नर्व या फिर न्यूरॉन, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नर्व टिश्यू होता है, जो टिश्यू है नर्व टिश्यू, इसमें नर्व सेल या फिर न्यूरॉन पाया जाता है। अब ये टिश्यू की वजह से ही हमारे बॉडी में मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन और कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सब काम इन्हीं की वजह से होता है। अब देखते हैं इसका पार्ट्स। अब हर एक न्यूरॉन में, ये दिख रहा है आपको न्यूरॉन या नर्व, इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहला सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या है, देखो ये दिख रहा है, इसको मैं बोलती हूँ सेल बॉडी। मैं क्या, इसको सब बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी या फिर साइटन, या तो सेल बॉडी या फिर साइटन, इसको बोलते हैं, इसको, ये पार्ट को। उसके बाद आप लोगों को ये सब दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। ठीक है, ये डेंड्रॉन है, एक्चुअली ये डेंड्रॉन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एंड इसके बाद ये फिर से फर्दर ब्रांच हो गया, डेंड्रॉन ही ऐसे फर्दर ब्रांच हो गया है ना, आगे आगे दिख रहा है बाल जैसे इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है डेंड्रॉन, इसके बाद ये फिर फर्दर ब्रांच हो जाता है तो बन जाता है डेंड्राइट्स। तो पहला पार्ट हो गया साइटन या फिर सेल बॉडी, उसी से ही ये डेंड्रॉन बना,
उसी से ही फिर वो फर्दर ब्रांच होकर डेंड्राइट बना। उसके बाद देखो ये कितना सारा डेंड्रॉन निकल रहा था ना, तो एक डेंड्रॉन को ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, बहुत लंबा। तो ये जो पूंछ दिख रहा है आपको, टेल ये वाला बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, अभी तो हर एक न्यूरॉन में मेनली 3 पार्ट होता है। पहला हो गया ये वाला सेल बॉडी। अब यही सेल बॉडी में आप लोगों को न्यूक्लियस देखने को मिलता होगा, और ये साइड साइड में साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिला के साइटन और सेल बॉडी बनते हैं। फिर ये डेंड्रॉन देखने को मिलता होगा, उसके बाद डेंड्राइट देखने को मिलता होगा, एंड थर्ड वन इज व्हाट? एक्सन। थर्ड वन इज एक्सॉन। अभी जो जो चीज़ मैं बोली हूँ यहाँ पर सब चीज़ें लिखा गया है, हर चीज़ें, और एक्स्ट्रा कुछ अगर होगा तो बता देती हूँ। यस, जितना चीज़ मैं लिखी हूँ ना, मैं यहाँ पर दिखा नहीं रही हूँ, आप लोग देख लेना PDF में। और एक चीज़ PDF से याद आया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट फिजिक्स का जो मैं वीडियो बनाई हूँ उसका, एज वेल एज और किसका रह गया है, यस प्लांट टिश्यू का, उसका PDF में डाल दूँगी बहुत जल्दी। वो मैं थोड़ा भूल गई हूँ डालना। ओके, मैं डाल दूँगी, इसका भी मैं डालूँगी, बाद में डालूँगी। ओके, तो देखिए आप लोग, मैं एक्सन बता दी। अब देखो ये जो एक्सन है, ये जो टेल जैसा निकला, इसके ऊपर मैं आप लोगों को ये एक शीट जैसा दिख रहा है, लेयर जैसा, ये शीट है ये। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ बीच बीच में गैपिंग दिखता होगा ना, ये गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है। इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये आप लोगों की बुक में नहीं दिया है, हायर क्लासेस में रहता है, ये आप लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये एंड प्लेट होता है, और यहाँ पर ये मसल्स करके होता है। अब ये जो नर्व्स होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। और ये लोग ना पूरा ऐसे करके एक तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग एक तो तार का गुच्छा लेते हैं ना, वैसे ये लोग प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और इन्हीं की वजह से मैसेज इधर से उधर ट्रांसमिट होता है। एंड दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड। ये जो है ना नर्व्स, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से कनेक्टेड होता है। और खाली ब्रेन तक भी नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाता है, रीढ़ की हड्डी तक। और बॉडी में इम्पल्सेस मतलब मैसेज को इधर से उधर ट्रांसमिट करवाता है। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। मेन आपका मसल्स हो गया है, बस आप लोगों का एक लास्ट मसल्स बचा है जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।